आज हमारी सीरीज का थर्ड लेक्चर है। अब तक हमने एरिस्टोटल की थ्योरीज को समझ लिया हुआ है। एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की थ्योरीज बनाई थी, पर वो बनाई किस बेसिस पर थी? एरिस्टोटल एक प्राइमरीली फिलोसोफर और क्रिटिक थे। उन्होंने अपने से पहले जितने भी ग्रीक में लिखे हुए प्लेस थे ना, उनको बहुत अच्छे से स्टडी किया था, ऑब्जर्व किया था बहुत गहरी तरीके से। और उनकी जो सक्सेसफुल ट्रेजेडीज थी, उनमें कुछ कॉमन पैटर्न्स थे, उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया। उन ऑब्जर्वेशन को ही उन्होंने पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल्स के रूप में लिखा था। इसलिए अगर एरिस्टोटल को अगर हमको समझना है तो हमें ग्रीक ट्रेजेडी को समझना ही पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से अलग किए ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एंशियंट ग्रीस को वेस्टर्न ड्रामा का बर्थ प्लेस कहा जाता है। यहीं पहली बार ड्रामा ने एक ऑर्गेनाइज्ड लिटरेरी फॉर्म लिया था। इससे पहले रिलीजियस रिचुअल, सॉन्ग्स और डांसेस होते थे, लेकिन धीरे धीरे उन रिचुअल्स में डायलॉग आने लग गए, एक्टिंग, कैरेक्टर्स ऐड हुए, फिर वही आगे चलकर ट्रेजेडी बन गई। ग्रीक लोग थिएटर को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं समझते हैं। उनके लिए थिएटर एजुकेशन भी थी, तब रिलीजन भी था और सोसाइटी का मिरर भी था। जब ट्रेजेडी स्टेज पर परफॉर्म होती थी तो पूरा सिटी स्टेट उसे देखने जाता था। प्लेस के थ्रू लोग मॉरलिटी, पॉलिटिक्स, डेस्टिनी, जस्टिस और ह्यूमन नेचर के बारे में सोचते थे। इस वजह से ग्रीक थिएटर सोसाइटी का एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन बन गया था। आज हम थिएटर देखने के लिए टिकट लेकर जाते हैं, लेकिन एंशियंट ग्रीस में ड्रामा रिलीजियस फेस्टिवल का हिस्सा होता था। सबसे फेमस फेस्टिवल सिटी डायनेशिया था, जो वाइन और फर्टिलिटी के गॉड डायनीसस के ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता था। इसी फेस्टिवल में प्ले राइट्स अपने प्लेस प्रेजेंट करते थे और उनके बीच में कंपटीशन होता था। जो प्ले सबसे अच्छा होता था, उस प्ले राइट को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता था। इसी एनवायरनमेंट ने दुनिया के 3 ग्रेटेस्ट ग्रीक ट्रेजेडियंस को जन्म दिया था, ईस्कलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज। इन तीनों के बिना वेस्टर्न ड्रामा की हिस्ट्री बिल्कुल अधूरी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ईस्कलस की। इसको फादर ऑफ ट्रेजेडी भी बोला जाता है। जब हम कहते हैं ईस्कलस को फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ट्रेजेडी को इन्वेंट किया था। ट्रेजेडी उनसे पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उस वक्त प्लेस बहुत सिंपल होते थे, कोरस ही सब कुछ होता था और ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत लिमिटेड होते थे। ईस्कलस ने ट्रेजेडी को एक नए लेवल पर पहुंचाया था। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सेकंड एक्टर को स्टेज पर इंट्रोड्यूस करना। पहले सिर्फ एक एक्टर और कोरस होता था। इस वजह से ड्रामेटिक कॉन्वर्सेशन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती थी। जब ईस्कलस ने सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस किया, तब पहली बार रियल डायलॉग, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामेटिक चीज़ें डेवलप हुई थी। ये जो चेंज था, यही वेस्टर्न ड्रामा का इवोल्यूशन करता है। ईस्कलस के प्लेज में गॉड्स का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता था। उनकी कैरेक्टर्स बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स में एक डिवाइन जस्टिस एग्जिस्ट करती है और कोई भी इंसान उससे बच नहीं सकता है। अगर कोई एरोगेंस या प्राइड दिखाता है तो उससे पनिशमेंट ज़रूर मिलती है। उनका सबसे फेमस वर्क था ऑरेस्टिया। वेस्टर्न लिटरेचर की एकमात्र कंप्लीट सर्वाइविंग ग्रीक ट्रायलॉजी है ये। इस ट्रायलॉजी में रिवेंज, जस्टिस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे सारे थीम एक्सप्लोर किए गए हैं। अगर ईस्कलस ने ट्रेजेडी को डेवलप किया, तो सोफोक्लस ने उसी में परफेक्शन लेकर आया था। एरिस्टोटल ने जब आइडियल ट्रेजेडी की बात की थी, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोफोक्लीज की ऑडिपस रेक्स का था। इसलिए बहुत से स्कॉलर्स ऑडिपस रेक्स को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी मानते हैं। सोफोक्लीज का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था थर्ड एक्टर को इंट्रोड्यूस करना। यहाँ पर ड्रामेटिक पॉसिबिलिटीज़ और भी बढ़ गई थी। अब स्टेज पर एक ही टाइम पर 3 कैरेक्टर इंटरेक्ट कर सकते थे। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी दोनों इंक्रीज हुई थी। सोफोक्लीज ने कोरस का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम कर दिया था और कैरेक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। इसी वजह से उनके प्लेज में ह्यूमन साइकोलॉजी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही थी। उनके हीरोज डिसीजंस लेते थे, लेकिन उन्हीं के डिसीजंस उनकी ट्रेजेडी का रीज़न भी बनते थे। ऑडिपस रेक्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऑडिपस अपने सिटी को प्लेग से बचाना चाहता है, इसलिए वो मर्डरर को ढूंढने निकलता है। लेकिन जितना ज़्यादा वो सच जानने के करीब पहुंचता है, उतना ही अपनी डिस्ट्रक्शन के करीब पहुंचता है। इसी प्ले में एरिस्टोटल के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट मिलते
होते हैं, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था हमार्टिया का मतलब, पेरिपेटिया, एनागोरसिस और कथारसिस। इन चारों पर हमने पहले ही बात कर ली थी, मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो इसी पर बेसिस थे। इसीलिए एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आइडियल ट्रेजेडी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो हमारा आंसर ऑडिपस रेक्स होगा। इनको मास्टर ऑफ परफेक्ट ट्रेजेडी भी कहा जाता है। अब आते हैं तीसरे ग्रेट ट्रेजेडियन यूरोपिडस के ऊपर। बहुत से क्रिटिक्स यूरोपिडस को द फर्स्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट कहते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है क्योंकि उन्होंने गॉड्स से ज़्यादा इंटरेस्ट ह्यूमन बींग्स में दिखाया था। उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑर्डिनरी इमोशन से भरे हुए लोग होते थे, जेलसी, एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी, रिवेंज और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इसी वजह से यूरिपिडस के प्लेस आज के रीडर्स को भी सरप्राइजिंगली मॉडर्न लगते हैं। उनकी सबसे फेमस ट्रेजेडी है मीडिया। मीडिया में सिर्फ रिवेंज नहीं है, इसमें बिट्रियल भी है, फीमेल सफरिंग भी है, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स भी हैं। यूरिपिडस ने वुमेन कैरेक्टर्स को भी अनयूजुअल डेप्थ दी थी, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत रिवॉल्यूशनरी बात थी। यही वजह है कि मॉडर्न क्रिटिक्स उन्हें साइकोलॉजिकल रियलिज्म का पॉइनियर मानते हैं। अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें तो वेस्टर्न ट्रेजेडी का पूरा एवोल्यूशन समझ आ जाता है। ईस्किलस के यहाँ गॉड्स और डिवाइन जस्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोफोक्लिस के यहाँ पे फेट और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों का बैलेंस मिलता है। यूरिपिडस के यहाँ पे साइकोलॉजी और इंडिविजुअल इमोशंस को ज़्यादा देखा जाता है, यानी ट्रेजेडी धीरे धीरे रिलीजियस से ह्यूमन माइंड की तरफ शिफ्ट होने लग गई थी। ये ट्रांजिशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फाउंडेशन पर बाद में शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज लिखते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी एंड द रोल ऑफ कोरस। यहाँ हम देखेंगे कि एक ग्रीक ट्रेजेडी एक्चुअली स्टेज पर परफॉर्म कैसे होती थी, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते थे, कोरस का रियल फंक्शन क्या था और एग्जामिनर इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनाता है। अगर हम टाइम मशीन से एंशियंट ग्रीस में चले जाएं और एक ट्रेजेडी देखने बैठे तो वो प्ले शुरू कैसे होता था, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती थी, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। आज हम मूवीज़ देखते हैं जहाँ ओपनिंग सीन होता है, फिर स्टोरी डेवलप होती है और एंड में क्लाइमैक्स आता है, लेकिन ग्रीक ट्रेजेडीज़ का अपना एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर इतना सिस्टमैटिक था कि लगभग हर मेजर ट्रेजेडी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। इसी वजह से यूजीसी नेट में ग्रीक ट्रेजेडी के स्ट्रक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। इसकी अपनी ट्रेडिशनल डिविजन्स थी, प्रोलॉग, पैराडॉज, एपिसोड, स्टेसिमन और एक्सोडस। अब हम प्रोलॉग के बारे में पढ़ते। ग्रीक ट्रेजेडी की शुरुआत प्रोलॉग से होती थी। प्रोलॉग का लिटरल मीनिंग है बिफोर द स्पीच। ये प्ले के इंट्रोडक्टरी सेक्शन में होता था, कोरस के स्टेज पर आने से पहले परफॉर्म किया जाता था। इसका पर्पस ऑडियंस को बैकग्राउंड देना होता था। ध्यान रहे, ग्रीक ऑडियंस ऑलरेडी मिथ्स जानती थी, उन्हें ऑडिपस या एगमेम्नॉन की स्टोरी पहले से पता होती थी, इसलिए प्रोलॉग का काम स्टोरी बताना नहीं होता था, क्लियर करना होता था कि प्लेराइट किस पॉइंट से अपना प्ले स्टार्ट कर सकता है। इसमें ऑडियंस को अक्सर एंडिंग कैसे होगी उसका तो पहले से ही आइडिया होता था, उनको पहले पता होता था, लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं पता होता था। मॉडर्न थ्रिलर में ऑडियंस सच नहीं जानती थी, ग्रीक ट्रेजेडी में ऑडियंस अक्सर सच जानती है, कैरेक्टर्स नहीं जानते हैं। इसी को हम ड्रामेटिक आयरनी भी बोलते हैं। ऑडिपस रेक्स इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है। ऑडियंस बिगनिंग से जानती है कि मर्डरर ऑडिपस ही है, लेकिन ऑडिपस खुद नहीं जानता। इसी वजह से उसका हर डायलॉग ऑडियंस को ज़्यादा ट्रेजिक लगता है। उसके बाद आता है पैराडॉस। प्रोलॉग के बाद स्टेज पर आता है कोरस। कोरस की फर्स्ट एंट्री को पैराडॉस कहते हैं। ग्रीक वर्ड पैराडॉस का मीनिंग होता है एंट्री। यहीं से ऑडियंस को पहली बार कोरस देखने को मिलता है। कोरस गाते हुए और रिदमेटिक मूवमेंट के साथ स्टेज पर एंटर करता है। आज के स्टूडेंट्स कोरस को बैकग्राउंड सिंगर समझते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कोरस ग्रीक ट्रेजेडी का सबसे यूनिक फीचर था। अगर कोरस हटा दो तो ग्रीक ट्रेजेडी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो देती है। कोरस क्या था, अब ये जानते हैं हम। कोरस एक एक्टर्स का ग्रुप था। कोरस सोसाइटी की कलेक्टिव वॉइस था। कभी वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता था, कभी ओल्ड मैन को, कभी वुमेन को, कभी प्रीस्ट को, कभी सोल्जर्स को। प्ले के अकॉर्डिंग कोरस का आइडेंटिटी चेंज होता था, लेकिन उनका पर्पस एक ही होता था, ऑडियंस और एक्शंस के बीच में एक ब्रिज बनाना। आज के सिनेमा में बैकग्राउंड म्यूजिक हमें बताता है कि सीन इमोशनल है या डेंजरस है। ग्रीक ट्रेजेडी में ये काम कोरस करते थे।
लेकिन कोरस सिर्फ इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते थे, वो इंटरप्रिटेशन भी देते थे। कभी हीरो को एडवाइस देते थे, कभी वार्निंग देते थे, कभी मॉरल लेसन देते थे, कभी गॉड्स की पावर या डेस्टिनी की इम्पोर्टेंस को रिमाइंड कराते थे। इसीलिए एरिस्टोटल ने मेलोडी को ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स में इंक्लूड किया है, क्योंकि मेलोडी का सबसे बड़ा सोर्स कोरस ही था। उसके बाद आते हैं एपिसोड्स। एक ट्रेजेडी में जिसे हम आज सीन कहते हैं, उन्हें एपिसोड्स कहा जाता था। यहाँ पे कैरेक्टर एंटर करते थे, डायलॉग होता था, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता था, डिसीजन लिए जाते थे, प्लॉट आगे बढ़ता था। हर एपिसोड के बाद में एक्शन थोड़ी देर के लिए रुक जाता था और फिर कॉरस आता था। उसके बाद आता है स्टैसिमन। हर एपिसोड के बाद में कॉरस जो लिरिकल सॉन्ग परफॉर्म करता था उसे स्टैसिमन कहा जाता था। स्टैसिमन का काम ऑडियंस को सोचने के लिए टाइम देना होता था। तो जो एकदम शॉकिंग इवेंट हुआ था उसके तुरंत बाद एक नेक्स्ट इवेंट आ जाए तो ऑडियंस को उसका जो इमोशनल इफेक्ट होगा वो फील ही नहीं होगा। इसलिए कॉरस गाने गाकर उस इवेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करते थे। कभी वो गॉड्स के पर्सपेक्टिव देते, कभी मॉरलिटी डिस्कस करते थे, कभी फ्यूचर हिंट देते थे, कभी ह्यूमन लाइफ की फ्रैजिलिटी पर कमेंट करते थे। इसलिए स्टैसिमन ट्रेजेडी का फिलोसॉफिकल पोज होता था। आज के सिनेमा में इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। इसी वजह से ग्रीक ड्रामा को समझने के लिए उसकी परफॉर्मेंस ट्रेडिशन को भी समझना ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक्सोडस। जब लास्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाता है तब आता है एक्सोडस। इसका मतलब होता है एग्जिट। ये ट्रेजेडी का फाइनल सेक्शन होता है। यहाँ पे हीरो की डेस्टिनी कंप्लीट हो जाती है, रिवील हो जाता है सब कुछ, पनिशमेंट मिल जाती है, डेथ होनी होती है वो हो जाती है, फाइनल रियलाइजेशन भी हो जाता है और कॉरस अपनी लास्ट मॉरल ऑब्जर्वेशन देकर स्टेज से एग्जिट करता है। जैसे जैसे ड्रामा इन्वॉल्व हुआ कॉरस का इम्पोर्टेंस कम होता गया। शेक्सपियर ने ट्रेडिशनल ग्रीक कॉरस को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिमूव कर दिया था। कुछ प्लेस जैसे हेनरी में कॉरस नाम का कैरेक्टर मिलता है, लेकिन उसका रोल ग्रीक कॉरस जैसा नहीं होता है। मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा में कॉरस ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मॉडर्न प्लेराइट्स ऑडियंस को डायरेक्ट मॉरल लेसन देने की बजाय कैरेक्टर्स के एक्शन से कंक्लूजन निकालने देते हैं। यही वजह है कि ग्रीक और मॉडर्न ड्रामा के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस माना जाता है। अगले सेक्शन में हम द 3 यूनिटीज़, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस को पढ़ेंगे। अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप शेयरिंग माय वीडियोस, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।